हाय बच्चे, स्वागत है आप लोगों का एनटीपीसी के सेट में। और यहाँ पर हम लोग सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे एनटीपीसी का। और मैं शशांक शेखर आपको साइंस के क्वेश्चनों का हल करवाऊंगा। बच्चे देखिए सेट नंबर 7 में क्या क्या प्रश्न है। आपको साइंस के प्रश्न में चलते हैं, सीधे हम लोग चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है। तो बच्चे जाइलम जो है यह क्या करता है, पौधों में आपको पता होगा कि ये पौधा आपका है तो पौधों में जड़ से पत्तियों तक जो जल का प्रवाह होता है वह जाइलम उत्तकों के द्वारा होता है या जाइलम कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इसके द्वारा होगा। जाइलम जो है वो किसका किसका बना होता है, तो बच्चे जाइलम बना होता है वाहिनिका का, वाहिका का, और जाइलम पैरेन्काइमा का बना होता है। यह साइप ट्यूब्स या साथी कोशिकाओं का नहीं बना होता है। ध्यान में रखिएगा कि जाइलम जो है पत्तियों तक क्या पहुंचाता है, तो जल को पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ फ्लोएम का। तो फ्लोएम क्या होता है, तो खाद्य पदार्थ का जो निर्माण होता है पत्तियों में, ठीक है, उसको पूरे पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, तो फ्लोएम। तो जाइलम जल का और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का, निर्मित खाद्य पदार्थों का प्रवाह करने में उपयोगी होता है। याद रखिएगा कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और उस खाद्य पदार्थ के निर्माण के लिए आपको जल की आवश्यकता होती है जो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। और याद रखना है कि जड़ से जब भी जल ऊपर की ओर जाएगा तो यह 3 प्रक्रियाओं के द्वारा यह जाता है। भूमि से जब जल आपको कैपिलरी ट्यूब या जाइलम नलिकाओं तक पहुंचता है तो वह परासरण के द्वारा, फिर आपको परासरण के द्वारा पहुंचा और वहां से जो पत्तियों तक जल जाता है वह केशिकत्व के द्वारा, और पौधों में आपको जो पत्तियां हैं वहां पर वाष्पीकरण होता है जिसके द्वारा जल जो है भी प्रवाहित होगा। नीचे से सक्शन प्रेशर लगेगा जिसके कारण ऊपर तक पत्तियों तक जल पहुंचता है। चलिए ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। यहां देखिए कह रहा है कि किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य 5 मीटर तथा वेग, ठीक है, वेग 360 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति ज्ञात करें। तो हमको आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति बराबर होता है, याद रखिएगा, आवृत्ति बराबर होता है तरंग का वेग बटा तरंग दैर्ध्य। तरंग का वेग बटा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य होता है बच्चे, तरंग दैर्ध्य होगा। और जब भी हम तरंग का वेग देख लीजिए, तरंग का वेग 360 हो गया। और ठीक है, आपको वेग कितना है, अब तो तरंग दैर्ध्य कितना है, तो 5 है, तो काट दीजिए 72 पर सेकेंड। और पर सेकेंड को ही हम हर्ज कहते हैं। याद रखिएगा कि 1 सेकेंड में जो दोलन होता है, 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान में रखना है कि तरंग का वेग बच्चे, तरंग का वेग c बराबर होता है आवृत्ति n गुना तरंग दैर्ध्य लैम्डा, यानी n लैम्डा होता है। ठीक है, तरंग का वेग c बराबर n इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ध्वनि तरंगों में संपीड़न वह क्षेत्र है जहां पर घनत्व तथा दाब दोनों उच्च होगा। बच्चे घनत्व और दाब दोनों उच्च होगा। याद रखना है आपको कि आपका जो ऐसा क्षेत्र, ये देखिए ध्वनि कौन सा तरंग, सबसे पहले ध्वनि जो है वह तरंग होगा। कौन सा होगा, तो ये जो है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और जब भी अनुदैर्ध्य तरंग होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और जब भी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करेगा तो यह कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में गमन करता है। और यहाँ देखिए दाब और घनत्व दोनों उच्च होगा। और याद रखिए बच्चे, रेयरफैक्शन में दाब और घनत्व दोनों निम्न होगा। तो क्या कह रहा है कि निम्न, यहाँ देखिए, तथा दाब उच्च होता है, तो दाब उच्च होगा तथा दाब निम्न होता है, गलत बात है। उच्च तथा निम्न दाब होगा। उच्च ठीक है, घनत्व उच्च, दाब निम्न, गलत बात है। निम्न तथा उच्च दाब होता है, तो ये भी गड़बड़ है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। याद रखना है बच्चे कि जब भी ध्वनि माध्यम में गमन करेगा तो वह संपीड़न और विरलनों के रूप में गमन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ने यहाँ पर दो तीन बातें और देख लेते हैं। घनत्व क्या होता है? तो घनत्व बराबर आपको पता है कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और दाब क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से जावा स्क्रिप्ट का एक भाषा, ठीक है, बड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जावा स्क्रिप्ट का भाषा नहीं है। देखिए जावा आपको पता होगा कि लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज है। आपको बहुत सारा लैंग्वेज यूज होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे C++, जैसे जावा, याद रखिएगा। और जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, यह जो है आपका लैंग्वेज नहीं है। किसके? तो कंप्यूटर में लिखने के लिए। याद रखिए, कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आजकल, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो वर्क करता है जावा लैंग्वेज पर। किस पर काम करेगा? तो जावा लैंग्वेज पर काम करता है। बच्चे ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये आपका आ गया ज्योग्राफी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंगक मनुष्य की कोशिका में नहीं पाया जाता लेकिन प्याज की कोशिकाओं में पाया जाता है? देखिए आपको पता होगा कि प्याज जो है पादप है, और पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होगी, यह सेलुलर, ठीक है, मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका भित्ति, ये बना होता है बच्चे। किसका बना होगा? तो ये कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होगा? सेल्यूलोज का बना होता है। याद रखना है, सेल्यूलोज का बना होता है। और ये सेलुलोज क्या होता है? तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट का बहुलक है या स्टार्च का बहुलक है। ये देखिए इसका फॉर्मूला C6H10O5N होता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका मात्र एक जो उसमें अंतर होता है भिन्नता लाने का, वो होता है कोशिका भित्ति। आपको पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप में आपको क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और पादप में रसधनी यानी वैक्यूल्स, ये बड़ा बड़ा होता है। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात करें तो कोशिका भित्ति के स्थान पर वहां कोशिका झिल्ली पाई जाती है, रसधनियां छोटी छोटी होती हैं, और क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये बच्चे ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा? उसमें सेल वॉल होगा, यानी कोशिका भित्ति होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए, तो निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? देखिए पादप जगत में सबसे बड़ा जो समूह होता है वो ब्रायोफाइट्स है, और ब्रायोफाइट्स को ही बच्चे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? तो इसको उभयचर कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, इसको हम उभयचर कहते हैं। ये सबसे बड़ा पादप समूह है। ये आपको उभयचर मतलब क्या हो गया कि जल में भी रहेगा और आपका स्थल पर भी निवास करता है। जबकि यहाँ शैवाल आपको पता होगा स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी है। शैवाल जो है सबसे अधिक मात्रा में हमारे, ठीक है, समुद्र में पाया जाता है। और समुद्र में याद रखिएगा पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादक में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कौन? तो शैवाल आपको भूमिका निभाएगा। कौन निभाएगा? तो शैवाल निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस रेशा को सेलुलोज पुनर्जनित रेशा कहा जाता है? तो ये रेयॉन है बच्चे। रेयॉन क्या होता है? आपको पता है सेलुलोज हम लोग प्राप्त करते हैं, ये प्राकृतिक रूप से सेलुलोज को प्राप्त करेंगे। और इस सेलुलोज को हम लोग क्या करते हैं? तो बच्चे इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल में इसको हम उबाल देते हैं, और इससे जो, ठीक है, फाइबर प्राप्त होगा, रेशा प्राप्त होगा, उसको, ठीक है, हम क्या करते हैं? पतले झिल्ली से गुजारते हैं, जिससे, ठीक है, आपको मजबूत रेशा प्राप्त होता है, जिसे हम रेयॉन कहते हैं। फिर से सुनिए मेरी बात को, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस रेशा को सेलुलोज पुनर्जनित रेशा कहते हैं? रेयॉन को। रेयॉन कृत्रिम सिल्क है बच्चे। और रेयॉन जो है वो किससे प्राप्त होगा? तो सेलुलोज से प्राप्त होता है। और सेलुलोज को जब हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल में उसको हम क्या करेंगे? उससे उपचारित करेंगे, और देन आफ्टर जो विस्कस, ठीक है, फॉर्म बनेगा, उसको हम एक नली से गुजारते हैं, पतली पतली नलियों से गुजारते हैं, और रेयॉन प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए पॉलीमर क्या होता है? जब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करता है बच्चे, तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। प्लास्टिक क्या होता है? तो प्लास्टिक मैंने बताया है आपको दो प्रकार का होगा, ठीक है, यह कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। और प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्लास्टिक होता है उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, और
यह प्लास्टिक क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक को बार बार गर्म कर ढाला जा सकता है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे टेफ्लॉन और जैसे पॉलीथीन, ये सब आपको आ गया। जैसे आपको पीईटी, पॉली इथिलीन टेरिप्थलेट, ये सब क्या हो गया आपको, तो बहुलक है यानी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसे ठीक है बार बार गर्म कर ढाला जा सकता है, और ऐसे प्लास्टिक को हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जैसे बेकेलाइट हो गया, जैसे आपको बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में आएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि यहां देख लीजिए, सीधे हम लोग चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न मैंने कराया आपको, अब सीधे चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पर। यहां देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम है बच्चे, ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पर चर्चा कर रहे हैं हम। ब्लू बेबी सिंड्रोम तो ये नाइट्रेट के कारण होता है। किसके कारण होगा, नाइट्रेट के कारण, NO3 ठीक है माइनस के कारण, नाइट्रेट के कारण आपको हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। यहां देख लीजिए पारा के कारण क्या होगा, तो पारा के कारण मिनीमाता रोग होता है। कौन सा रोग होगा, मिनीमाता रोग होगा। और सीसा के कारण कौन सा रोग होगा, तो प्लम्बोसिस होता है। क्या होता है, प्लम्बोसिस नामक रोग होता है। जबकि लोहा के कारण क्या होगा, तो एनीमिया रोग होता है। क्या होता है बच्चे, एनीमिया, यानी रक्त जो है ठीक है रक्त की कमी हो जाएगी। किसके कारण, तो लोहे के कारण। यहां देख लीजिए एक दो और, कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होगा, इटाई रोग होता है। जबकि ठीक है आपको एक और ले लेते हैं, मरकरी मैंने बता ही दिया। अब आर्सेनिक ले लेते हैं। आर्सेनिक के कारण होता है ब्लैक फूट रोग। कौन सा रोग होगा, ब्लैक फूट रोग होगा। तो ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। चाय का लाल किट रोग किसके कारण होता है, तो देखिए बच्चे चाय का जो लाल किट रोग होता है वो मुख्य रूप से हरे शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होगा, हरे शैवाल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि देखिए आपका जो शैवाल है यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला आपको क्या है, शैवाल जो है आपको पृथ्वी पर पाया जाता है, और ये मैक्सिमम समुद्र में रहता है, पृथ्वी पर समुद्र में रहेगा। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादक में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कौन, तो यही शैवाल निभाएगा। कौन निभाएगा बच्चे, शैवाल निभाएगा। ध्यान में रखिएगा कौन निभाएगा, तो शैवाल निभाता है। ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो शैवाल निभाता है बच्चे। यहां देख लीजिए चाय का लाल किट रोग किसके द्वारा होता है, तो मैंने बताया हरे शैवाल के द्वारा होगा। और शैवाल स्वपोषी है और ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कहां पर, तो समुद्र के अंदर पाया जाता है, समुद्र के अंदर। और पृथ्वी पर समुद्र के अंदर पाया जाता है बच्चे। और सबसे अधिक पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादक कौन होगा, तो यही शैवाल होता है। कवक जबकि क्या होता है, परपोषी होता है। याद रखिए परपोषी, परजीवी जो भी कह दीजिए वो होता है। और ठीक है यह अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। और याद होगा आपको, मैं बार बार बताता हूं कि शैवाल और जब ठीक है आपको कवक पर क्या होगा, सहजीवी होगा, तो यह लाइकेन होता है। क्या होता है, लाइकेन होता है। और इसी लाइकेन से हम लोग लिटमस पेपर का निर्माण करते हैं। ठीक है किसका निर्माण करेंगे, तो लिटमस पेपर का निर्माण किया जाता है। बच्चे ध्यान में रखिएगा कि लाल शैवाल से चाय का ठीक है, चाय का लाल शैवाल को हम लोग चाय का क्या कहते हैं, चाय का निकोटीन। ठीक है चाय का निकोटीन जो होता है, चाय में देखिएगा तंबाकू में क्या होगा, निकोटीन होगा। तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। आपको मैंने कहा कि आपके तंबाकू ले लेते हैं। क्या लेते हैं, तंबाकू ले लीजिए। तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो बच्चे निकोटीन पाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि तंबाकू का निकोटीन या चाय का ठीक है चाय में थीन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, थीन पाया जाएगा। तो चाय में जो थीन पाया जाता है उसका जहरीला हो जाना, तंबाकू में जो निकोटीन पाया जाता है उसका जहरीला हो जाना, यह मुख्य रूप से किसके कारण होगा, तो इसी शैवाल के कारण होता है। बच्चे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ध्यान में रखिएगा कि कवक जो है, अगर कवक किसी प्रकार से चाय की पत्तियों पर लग जाता है तो धीरे धीरे चाय की पत्तियां कमजोर हो जाती हैं और मुरझा जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ज्वार के फल को हम क्या कहते हैं, तो कैरियोप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं। बच्चे दलहन के पौधे की जड़ों में, दलहन के पौधों को हम लोग लेग्यूम कहते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट ये कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा कि
ये जो जड़ें होती है वो नोड्यूल्स होता है, रूट नोड्यूल्स उसमें पाए जाते हैं। और यहीं पर क्या होगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन होगा और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन किस में बदल जाता है, नाइट्रेट में बदल जाएगा। ये लेग्यूम्स बदल देता है नाइट्रेट में और पुनः इसका अवशोषण होता है और तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल के बने होते हैं, ध्यान में रखिएगा किसके बने होते हैं, तो एमिनो अम्ल के बने होते हैं बच्चे, याद रखिएगा इसको। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, बहुत सारा फल ऐसा होता है जैसे पूछेगा कि हमारा पूछेगा कि लीची के कौन से फल को हम लोग खाते हैं, तो लीची का हम लोग खाते हैं बच्चे एरिल भाग को। कौन सा भाग को खाएंगे, एरिल भाग को खाएंगे। हम बार बार आपको बताते हैं कि देखिए फल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सत्य फल और दूसरा होता है असत्य फल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है। तो बच्चे आपको पता होगा कि हमारा न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है, तब जाकर के शरीर हमारा कार्य करता है। जब भी न्यूरॉन एक्टिवेट्स होगा बच्चे, तो न्यूरॉन्स के एक्टिवेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आयन है वह पोटेशियम आयन है। और ये पोटेशियम आयन क्या करता है कि धमनी में रक्त के प्रवाह का नियंत्रण करेगा। याद रखिएगा कि हृदय में रक्त का प्रवाह का नियंत्रण कौन करता है, तो यह पोटेशियम करेगा। जबकि आपके सिरा में या धमनी में जो रक्त के प्रवाह का नियंत्रण करेगा, देखिए ये हृदय के दाब का नियंत्रण करता है या न्यूरॉन के दाब का नियंत्रण करेगा। किसके दाब के, न्यूरॉन के दाब को। लेकिन आपका रक्त का दाब किसमें, तो धमनी में या सिरा में, उसका नियंत्रण करता है कौन करेगा, तो सोडियम आयन करता है। और इसका बहिर्प्रवाह होता है जिसके कारण आपका मूवमेंट होता है। किसका, तो इंफॉर्मेशंस का मूवमेंट होगा, सूचनाओं का, ठीक है, संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक होगा। और सबसे बड़ी कोशिका की बात अगर करेंगे तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। और अगर बात कर लें कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम होता है, पीपीएलओ जिसको बोलते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। बच्चे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि यंग के एक दुई झिर्री प्रयोग में झिर्रियों के मध्य, ठीक है, दूरी 1 मिलीमीटर और पर्दे की झिर्रियों से दूरी 1 मीटर है और यह 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश के लिए तीसरे निम्नस्थ के मध्य उच्चनिष्ठ दूरी कितनी होगी। तो आसान प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन है ये आसान नहीं। ये देखिए, ये मैंने, ठीक है, आपको स्लिट बनाया और ये स्लिट यहां देख लीजिए, इससे दूरी कितनी है, तो डी दूरी पर स्थित है। और बच्चे यहां बोल रहा है कि जब फ्रिंज बनता है तो उसका 1, 2, तीसरा फ्रिंज की बात कर रहा है। किसकी फ्रिंज की बात कर रहा है, तो तीसरे फ्रिंज की बात कर रहा है। और इसके पर्दे के बीच और फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी है, डी है बच्चे। कितनी है, डी आपको दिया हुआ है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है एक वर्णी प्रकाश के तीसरे निम्नस्थ के मध्य उच्चनिष्ठ दूरी कितनी होती है, तो ये दूरी आपको निकालना है। ये देखिए तीसरा है ना, ये x दूरी निकालना है। तो जब भी x दूरी निकालना होगा तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं, x बराबर n-1, ध्यान दीजिएगा, x बराबर n-1, जितना भी आपको उच्चनिष्ठ से निम्नस्थ की संख्या की बात कर रहे हैं, n यहाँ उच्चनिष्ठ से निम्नस्थ के बीच की संख्या की बात कर रहे हैं ना, इनटू क्या हो जाएगा, डी लैम्डा। ये देखिए बटे क्या हो जाएगा आपको, तो 2d, क्या हो जाएगा 2d। और ये देखिए लैम्डा का मान दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। अब इसको पुट कर देते हैं, कितना है n-1, तो n-1, तो ये देखिए, ठीक है, n का वैल्यू क्या है, तो ले लीजिए ये 2n-1, तो 2 गुना, ये देखिए n का वैल्यू कितना है, तो तीसरे उच्चनिष्ठ से -1 कर लीजिए गुना d लैम्डा। तो d का वैल्यू कितना है बच्चे, तो यहां देख लीजिए कितना दिया हुआ, 1 मीटर की दूरी पर। कितने मीटर की दूरी पर, तो 1 मीटर की दूरी पर। अब देखिए ये 500 नैनोमीटर है, तो इसको हम नैनोमीटर को 500 गुना 10⁻⁹ मीटर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 10⁻⁹ मीटर कर लेते हैं। अब देखिए 10⁻⁹ मीटर बटे 2 गुना डी का मान कितना है, तो डी का मान बच्चे है 1 मिलीमीटर। तो 1 गुना 10⁻⁻3, 1 गुना 10⁻⁻3, इसको हमने मिलीमीटर को किस में बदल लिया, मीटर में बदल लिया। तो जब मीटर में बदल लेंगे, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चे, तो ये मान आ जाएगा, ये देखिए 2 तिया 6, 6 में से 1 गया 5,
गुना 5 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, बट 2 गुना 10⁻³ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दूरी आपको आ जाएगा 1.25 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा? 1.25 मिलीमीटर आ जाएगा बच्चे। कितना आ जाएगा? 1.25 मिलीमीटर दूरी आ जाएगी। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए, बहुत आसान सवाल नहीं है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो आप तुरंत इसको मेजर्ड आउट कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि यंग ने क्या किया था, तो यंग ने व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो बच्चे मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। याद रखना है कि मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होगा और यह केरल के बालू में पाया जाता है। थोरियम की परमाणु संख्या 90 होती है, 90। थोरियम 234 है। और बच्चे ध्यान में रखिएगा 234 है। यूरेनियम के थोरियम के 3 अयस्क होते हैं। पहला मोनोजाइट, दूसरा अल्नाइट, मोनोजाइट, दूसरा हो गया अल्नाइट और तीसरा होता है थोरेनाइट। क्या होगा? थोरेनाइट होता है। लोहा का अयस्क आपको पता होगा कि लोहा के 3 अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट होता है। जर्कोनियम यह एक ऐसा पदार्थ है जिसके बिना नाभिकीय रिएक्टर का बन पाना असंभव होता है, जबकि टाइटेनियम एक प्रमुख रणनीतिक धातु है। कौन सा धातु है? प्रमुख रणनीतिक धातु है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रमुख रणनीतिक धातु कौन है, तो यह प्रमुख रणनीतिक धातु हो गया कौन? टाइटेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो उसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में कितना होगा? प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो मूल अवस्था से उसकी त्रिज्या कितने के बराबर होगा? तो जब भी इस तरह का प्रश्न होगा बच्चे तो ध्यान में रखिएगा कि क्या हो जाता है, तो यहां पर उत्तेजित हो रहा है। तो उत्तेजित हो रहा है तो यहां देख लीजिए कि पहला तो Rn बराबर होता है 0.529 n स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, n स्क्वायर। अब देखिए प्रथम उत्तेजित अवस्था में तो ये पहला से कहां गया? दूसरे अवस्था में गया। तो जब भी वो दूसरे अवस्था में जाएगा तो 0.529 इंटू क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। तो पहला वाला का 1 स्क्वायर कर दीजिए तो ये डायरेक्ट Rn आ गया। अब देखिए दूसरा कक्षा की बात करें 0.529 और ये 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा? तो Rn बराबर डायरेक्ट निकल गया 0.529 एंगस्ट्रम। कितना निकल गया? 0.529 एंगस्ट्रम, यानी 4 गुना 0.529 एंगस्ट्रम। इसी को हम लोग बोलते हैं 529 एंगस्ट्रम, इसी को बोलते हैं क्या बोलेंगे? आर बोलते हैं। तो 4 गुना, ठीक है, Rn हो गया। कितना गुना हो जाएगा? तो ये 4 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा परमाणु होता है और हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है Rn बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 0.529 एंगस्ट्रम इंटू n स्क्वायर अपॉन z होता है बच्चे। ये फॉर्मूला हो गया। इसके आधार पर हम लोग, ठीक है, निकालते हैं। जहां n है क्या? तो कक्षा संख्या और z क्या है? परमाणु संख्या होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन होगा, जबकि नाभिकीय त्रिज्या के आधार पर सबसे छोटा परमाणु हीलियम होता है बच्चे। और सबसे बड़ा परमाणु की बात करेंगे तो सबसे बड़ा परमाणु सीजियम होता है। क्या होगा? सीजियम होता है। तो ये ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान कितना होगा? तो हमको द्रव्यमान क्षति निकालना है। E बराबर, ठीक है, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर निकालना है। बच्चे ये देखिए कितना वैल्यू दिया हुआ है? 1.115, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या हुआ? तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहने दीजिए। और डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है? तो बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि एक जो नाभिक होता है उसका कितना वैल्यू होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना हो जाएगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक का गुना क्या कर दीजिए? m कर दीजिए। तो ये m इंटू सी स्क्वायर, चूंकि हमने निकाल लिया इसका वैल्यू, ठीक है, कि एक नाभिक के लिए कितना होगा, तो वो निकल गया। अब m का वैल्यू निकालना है, क्योंकि 1 इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो m का मान निकालिए 1.15, तो 1.15
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 931, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको भागा देंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.0012, ठीक है, 0.0012, ठीक है, आपको एटॉमिक मास यूनिट होगा, यानी ये इस फॉर्म में आएगा आपको। और याद रखना है आपको कि एक एटॉमिक मास यूनिट, एक एएमयू बराबर क्या होता है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, या ग्राम में बात करेंगे तो 1.66766 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। यह भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी एक, ठीक है, एक बंधन ऊर्जा की बात होती है, एक बॉन्डिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी की बात होती है, तो वो कितना हो जाएगा, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना वोल्ट हो जाएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आसान सवाल है, ठीक है, आसान सवाल मत कहिए इसको, थोड़ा सा क्या है, टिपिकल क्वेश्चन से डाला हुआ है, कभी कभी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इस सेट में डाला गया है। चलिए देखिए, सरल आवर्त गति में क्या कह रहा है, किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा समान होगा। तो अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि समान जब भी आपको क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स मूव करता है, तो सरल आवर्त गति में पहले गतिज ऊर्जा कितना होता है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा बच्चे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान में रखिएगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर होता है बच्चे, क्या होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा, क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। तो दोनों एक दूसरे के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। तो ये देखिए दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा कि आपको किसी को भी इधर कर दीजिए 1/2 m, ठीक है, m वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, बराबर हो जाएगा बच्चे। तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/2 m ए स्क्वायर कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या करते हैं, तो 2y स्क्वायर, ठीक है, 2y स्क्वायर और 2y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 का रूट अंडर बराबर क्या हो जाएगा a बटा √2, ये प्लस माइनस में होगा। बच्चे यहां पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। तो बच्चे जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो 1/2, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कीजिए। क्यों ऐसा किए हम, तो अब इसको करिए ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर के, और यहां पर y का मान निकल गया प्लस माइनस ए बाय √2, तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए बाय √2। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सरल आवर्त गति में थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा ध्यान। क्या, ये देखिए मॉलिक्यूल्स यहां से ये यहां से चला, तो ये इस बिंदु पर वेग का मान क्या होता है, महत्तम होता है, वेग का मान महत्तम होता है। इसीलिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर होगा बच्चे। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 1/2 m, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर, ठीक, m ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को एक दूसरे के बराबर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 2y स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहां से निकल गया y बराबर प्लस माइनस ए बाय √2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बॉयल का नियम का सही निरूपण क्या हो जाता है, तो बॉयल के नियम का सही निरूपण क्या होगा बच्चे, ये देखिए P और V के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है, ये आपको P और 1/V के बीच में ग्राफ खींचिए तो एक सरल रेखा होगा, या V 1/P के बीच में ग्राफ खींचिए तो एक सरल रेखा होगा। लेकिन P और V के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे, P और V के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये हमेशा हाइपरबोला होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी गैस का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसी गैस का आयतन उसके दाब का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये देखिए 1/P तो है नहीं, खत्म हो गया। ये अगर इस फॉर्म में लिखना होता तो क्या होता है, PV और V के बीच में ग्राफ खींचते तब ये एक क्या प्राप्त होता, सरल रेखा प्राप्त होता, जो ठीक है प्रधान अक्ष बोलते हैं
एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा। याद रखिए बॉयल ने एक नियम दिया था जिसके आधार पर यह सिद्ध किया गया कि किसी गैस का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन, ठीक है, लेंथ होता है, यानी न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। याद रखिए बच्चे, न्यूटन पर मीटर होगा। अब पृष्ठ तनाव कहते किसको हैं? तो तरल के ऊपरी परत पर क्या होगा? तो तरल का ऊपरी परत जो है उस पर लंबवत रेखा पर एक बल कार्य करता है जो तरल के, ठीक है, तरल को संकुचित करने का प्रयास करता है, और इसी, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। और क्या हो जाएगा आंसर? न्यूटन पर मीटर। एक चीज और ध्यान में रखिएगा बच्चे कि आपका जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण द्रव बूंदों का आकार क्या होगा? गोलाकार होगा, या वर्षा बूंदों का आकार गोलाकार होगा। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को क्या कहते हैं? देखिए द्रव यदि कहीं से फ्लो करने लगता है तो एक परत दूसरे परत के गति का क्या करता है? विरोध करता है, और इसी गुण को हम श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। याद रखिएगा कि द्रव की परतें एक दूसरे के गति का विरोध करता है और इसी गुण को श्यानता कहा जाता है। और श्यानता का एसआई मात्रक जो होता है वो बच्चे पॉइजली होता है, और श्यानता का सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो उसको पॉइज कहते हैं। और याद रखिए कि एक पॉइजली बराबर क्या होगा? 10 पॉइज के बराबर होता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि श्यानता गुणांक जो होता है द्रव के, ठीक है, द्रव अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है तो वह एक दूसरे के परतों की गति का क्या करता है? विरोध करता है, और इसी गुण को हम श्यानता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये देखिए क्या कह रहा है, राउल्ट के नियम के अनुसार एक विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? तो बच्चे जब भी राउल्ट के नियम के अनुसार एक विलयन में वाष्प दाब की बात करेंगे तो यह क्या होता है? ये राउल्ट का नियम है। ये क्या कहता है कि देखिए विलय के मोलों का कुल योगफल जो है वह किसका होगा? अवनमन जो होगा वो वाष्प दाब के बराबर होगा। यानी विलय के मोलों के, ठीक है, मोलों के क्या होता है? भिन्न, ठीक है, भिन्न जो होते हैं वह एक विलयन में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। तो राउल्ट ने सबसे पहले वाष्प दाब और विलय के मोलों के बीच एक संबंध बताया था। इस संबंध के अनुसार जब भी वाष्प दाब में अवनमन होगा यानी उसकी में कमी आएगी तो निश्चित रूप से उसमें भाग लेने वाला जो कारक है वो विलय का मोल है। और मोल किसको कहते हैं? तो मोल जो होता है, याद रखिए बच्चे, मोल जो होता है वो क्या होगा? तो n बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, m बटे m होता है। और एक मोल में, ठीक, अणुओं, परमाणु या आयनों की संख्या नियत होती है, और ये संख्या जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये आज का क्लास हो गया आपका, सेट नंबर 7 हम लोगों ने किया, और इसमें थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट थे। इस तरह के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, चूंकि देखिए एग्जाम जो है वो आपको कभी भी कोई भी एग्जाम जो होता है उसके लिए जो सेट बनता है वो पूछे गए पैटर्न पर आधारित होता है। तो बच्चे पीछे पूछे गए थे, लेकिन हमारा जो सेट नंबर 4 आया है वो कंप्लीट अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसके आधार पर उस पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उस पर उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका क्या होगा कि क्वेश्चन स्कोरिंग अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।